वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफर की। सो व्हाट इज़ ऑफर? ऑफर जो है वो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में दी गई है, which says that when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is made to make a proposal. So, proposal and offer is one and the same thing. अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो ऑफर क्या है? जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी चीज़ के लिए ऑफर देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए ने ऑफर दी पी कि मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ, ठीक है, तो फॉर 2 लाख रुपीज़, तो क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे? सो इट्स एन ऑफर। हियर ए इज गिविंग एन ऑफर टू बी टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे ए ने बी को ऑफर दी, ठीक है। सो हियर वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस। सो हियर ए signifies to another यानी कि to be his willingness to do something with a view to obtaining the assent of that other, that is with a view to obtaining the assent of B। तो यहाँ पे A जब B को ऑफर दे रहा है तो वो इसी वजह से इसी व्यू से दे रहा है कि B उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। ऑब्वियस सी बात है ये तो, राइट। तो यहाँ पे जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर देता है कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में वो ए बी को कह रहा है कुछ करने के लिए, यानी कि उसकी गाड़ी को खरीदने के लिए, ठीक है। तो जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर देता है कुछ करने के लिए इस व्यू से कि वो पर्सन उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, उसे असेंट दे दे, तो ही इज सेट टू मेक अ प्रपोजल। तो यहाँ पे ए बी को प्रपोजल दे रहा है। तो ये तो बात हो गई कुछ एक्ट करने की। अभी हमारी डेफिनेशन हम अगर देखें तो इसमें लिखा हुआ है दैट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। सो एब्सटेन मीन्स किसी को रोकना कुछ करने से, ठीक है। तो अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर दे कुछ ना करने के लिए तो वो भी इसी डेफिनेशन के अंदर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स ने वाई को 50,000 रुपीज़ लेंड की, एक्स ने वाई को 50,000 रुपये उधार दी, ठीक है। तो वाई ने उन पैसों को एक्स को वापस नहीं किया, तो एक्स जो है वो वाई को स्यू करने जा रहा है। तो यहाँ पे वाई एक्स को एक ऑफ़र देता है कि तुम मुझे स्यू मत करो और मैं तुम्हें 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो 50,000 रुपीज़ है वो वापस कर दूँगा एंड एक्सेप्ट दिस 50,000 आई आल्सो गिव यू 30,000 इन एडिशन, यानी कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद जो मुझे 50,000 दे रहा है मैं तुम्हें 80,000 दे दूँगा, तुम मुझे अभी 3 महीने के लिए मेरे ऊपर सूट फाइल नहीं करो। तो हियर वाई इज गिविंग एन ऑफर टू एक्स, ठीक है ना। सो यहाँ पे वन पर्सन दैट इज वाई सिग्निफाइज टू अनदर दैट इज सिग्निफाइज टू एक्स हिज विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो यहाँ पे वाई जो है वो एक्स को एब्सटेन कर रहा है, उसको रोक रहा है कि तुम सूट फाइल मत करो, आई विल पे यू विद इन 3 मंथ्स, राइट। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव ऑफर टू एब्सटेन फ्रॉम एनी पर्सन। तो ऑफर जब हम दे रहे हैं किसी पर्सन को तो हम दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो उस पर्सन को किसी एक्ट को करने के लिए कह सकते हैं या फिर उससे अब्सटेन कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं कुछ करने के लिए, ठीक है। सो जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफ़र देता है कुछ करने के लिए या उसे कुछ करने से रोकने के लिए इस व्यू के साथ कि जो सामने वाला पर्सन है वो उसे असेंट दे दे, उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले, तो वो पर्सन उस टाइम पे उसे प्रपोजल दे रहा होता है, ऑफ़र दे रहा होता है। प्रपोजल एंड ऑफ़र these are the same terms और एक दूसरे के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे ए बी को ऑफ़र दे रहा है
और वाई एक्स को ऑफर दे रहा है। तो हियर ए इज़ द ऑफरर, जो पर्सन ऑफर दे रहा है वो ऑफरर होता है, एंड वाई इज़ द ऑफरर, ठीक है। एंड बी, जिस पर्सन को ऑफर दे रहे हैं दैट इज़ बी, वो क्या होगा, ऑफरी हो जाएगा। सेम एज वाई इज ऑफरर एंड एक्स इज ऑफरी। देन नेक्स्ट, अब प्रपोजल है ये एक, राइट, तो हम जो ए है वो प्रपोजर भी हो सकता है, और जिस पर्सन को प्रपोजल दे रहे हैं यानी कि बी, वो हो जाएगा प्रपोजी। तो यहाँ पे ए बी को कह रहा है कि मैं तुम्हें कार दे रहा हूँ तो मुझे 2 लाख रुपीज़ दो, तो यहाँ पे एक प्रॉमिस मेड हो रहा है, राइट। तो ए जो है वो प्रॉमिसर होगा, और जो बी है जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो प्रॉमिसी है। सेम एज दैट वाई इज प्रॉमिसर एंड एक्स इज प्रॉमिसी। तो जो पर्सन ऑफर दे रहा है उसे हम ऑफरर, प्रॉमिसर या हम प्रपोजर कह सकते हैं, और जिस पर्सन को ऑफर दी जा रही है या जो पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा दैट इज एक्सेप्टेड, उसे हम ऑफरी, प्रॉमिसी या प्रपोजी कहेंगे। सो दिस वाज आवर कंसेप्ट ऑफ ऑफर। अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑफर की, मतलब हम किस पर्सन को किस तरह से ऑफर्स दे सकते हैं। सो ऑफर जो होती है वो हम चाहे बाय वर्ड्स दैट इज़ ओरली या फिर रिटन, दोनों ही टाइप से दे सकते हैं। सो ये है कि एक्सप्रेस ऑफर में कि हम किसी पर्सन को एक्सप्रेसली ऑफर कर रहे हैं कोई चीज़, चाहे वो बोल के करें चाहे वो लिख के करें, बट एक्सप्रेसली हम उसे कह रहे हैं दैट मैं तुम्हें ऑफर दे रहा हूँ। सो यहाँ पे ए जो है वो बी को ऑफर दे रहा है कि तुम मुझसे मेरी कार 2 लाख की ले लो। तो यहाँ पे जो ए है वो बी को चाहे रिटन वर्ड्स में ऑफर दे, एक लेटर भेज के दे, चाहे ओरली उसे कह के दे, ऑफर दोनों ही तरह से माने जाएगी। और यहाँ पे ए अपनी जो ऑफ़र है उसे एक्सप्रेसली बता रहा है, चाहे वो लिख के बताए या बोल के बताए, लेकिन वो एक्सप्रेस कर रहा है अपने ऑफ़र को। तो हियर ए इज़ गिविंग एन एक्सप्रेस ऑफर टू बी। देन नेक्स्ट वी हैव इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर जो होती है वो हम एक्सप्रेसली नहीं देते हैं, वो पर्सन के कंडक्ट से पता चलती है। जैसे कि एक बस ड्राइवर है, वो पैसेंजर्स को इनवाइट करता है, वो पैसेंजर्स को ऑफ़र देता है, लेकिन उनकी ऑफ़र इम्प्लाइडली होती है, ठीक है। तो बस जा रही है, बस पैसेंजर्स जो है वो बस में चढ़ सकते हैं, वो फेयर दे सकते हैं, तो ये एक ऑफ़र है, लेकिन ये इम्प्लाइडली ऑफ़र है, ठीक है ना। तो ये जो एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ऑफ़र है ये दोनों ही सेक्शन 9 के अंडर बताए गए हैं। देन नेक्स्ट वी हैव जनरल ऑफ़र। तो अगर हम जनरल ऑफ़र की बात करें तो जो जनरल ऑफ़र होती है ये जो है वो जनरली पब्लिक को दी जाती है। ये किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं दी जाती, बल्कि एट लार्ज, एट पब्लिक ही ऑफ़र दी जाती है। जैसे कि ए है, उसका डॉग गुम हो गया, तो ए यहाँ पे ऑफ़र दे रहा है, पब्लिकली दे रहा है कि जो भी पर्सन उसके डॉग को ढूंढ के लाएगा, उसके कुत्ते को ढूंढ के लाएगा, वो उसे रिवॉर्ड देगा। तो इट्स अ जनरल ऑफ़र। सो देयर वाज अ केस ऑफ कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो इस केस में कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो थी वो उन्होंने एक मेडिसिन बनाई थी, जिनमें उन्होंने क्लेम किया था कि जो भी पर्सन इस मेडिसिन को 2 हफ्ते के लिए खाएगा 3 टाइम्स डेली, उस पर्सन को इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर किसी को हो गया तो दे वुड गिव देम अ रिवॉर्ड ऑफ £100। तो इसी की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 100 रुपीज़ जो थी एज अ सिक्योरिटी बैंक में भी जमा करवा दिए थे। तो जो कार्लिल थी वो एक लेडी थी, मिसेस कार्लिल, उन्होंने अकॉर्डिंग टू स्मोक बॉल कंपनी उन्होंने उस मेडिसिन को खाया था अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ देम, बट स्टिल उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। तो इस केस में हेल्ड किया गया था कि जो पर्सन, जो ये लेडी हैं, वो दे कैन रिकवर द मनी बिकॉज इट वॉज एन ऑफर टू जनरल पब्लिक। देन नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर जो है वो एक पर्टिकुलर पर्सन को दी जा सकती है या फिर पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को दी जा सकती है स्पेसिफिकली। ये एक जनरल एंड पब्लिक एट लार्ज नहीं होती है। जैसे ए जो है वो बी को ऑफर दी थी उसने अपनी गाड़ी के लिए, तो इट वॉज अ स्पेसिफिक ऑफर विच वॉज गिवन टू ओनली बी। देन नेक्स्ट वी हैव क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर क्या होती है? क्रॉस ऑफर होती है जब 2 पर्सन्स इग्नोरिंग ऑफ ईच अदर ऑफर एक दूसरे को ऑफर दे देते हैं, सेम ऑफर दे देते हैं। जैसे हम उसी एग्जाम्पल को लेते हैं, ए ने बी को ऑफ़र दी
कि मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दूंगा, क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 2 लाख की। तो अगर ए जो था उसने ऑफ़र तो दी थी, अगर बी भी सेम ऑफ़र ए को दे देता कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपया देता, तो क्या तुम मुझे अपनी गाड़ी सेल करोगे। तो ये क्रॉस ऑफ़र होगी। क्रॉस ऑफ़र में दोनों पार्टीज़ को पता नहीं होता है एक दूसरे के ऑफर्स का, और वो दोनों एक दूसरे को ऑफर दे देते हैं। तो दिस इज़ द क्रॉस ऑफ़र, ऑन सेम टर्म्स होती। देन नेक्स्ट वी हैव काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र बेसिकली इट्स द रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफ़र। अगर कोई पर्सन, अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक ऑफ़र दिया है और दूसरी पार्टी ने उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया है और एक नया ऑफ़र दिया है, तो दैट वुड बी अ काउंटर ऑफ़र। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ सपोज ए बी को ऑफ़र करता है कि मैं तुम्हें अपना फ्लैट जो है वो मुंबई वाला मैं तुम्हें 50 लाख में दे रहा हूँ, तो क्या तुम उसे लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल बी उसके इस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देता है और वो उसे काउंटर ऑफ़र करता है कि नहीं, मुझे मुंबई वाला फ्लैट तो तुम्हारा नहीं लेना, लेकिन अगर तुम मुझे अपना दिल्ली वाला फ्लैट दोगे तो मैं तुम्हें अपने दिल्ली वाले फ्लैट के लिए 40 लाख दूंगा। इट्स अ काउंटर ऑफ़र। ओरिजिनल ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया और उसने अपनी तरफ से एक न्यू ऑफ़र दी, तो इट वुड बी टर्म्ड एज अ काउंटर ऑफ़र। नाउ अगर हम बात करें ऑफ़र की, तो ऑफ़र जो है वो मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर सपोज ए ने बी को ये कहा है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी को बेच दूँ, तो यहाँ पे वो सिर्फ अपनी इंटेंशन को स्टेट कर रहा है, सिर्फ अपनी इंटेंशन जता रहा है कि मैं अपनी गाड़ी को बेचना चाहता हूँ। यहाँ पे वो बी को कोई ऑफ़र नहीं दे रहा, तो बी उसे ऑफ़र कंसिडर करके, मतलब अगर उसे एक्सेप्ट करता है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए ऑफ़र का होना ज़रूरी है। अगर एक पर्सन अपनी इंटेंशन को स्टेट कर रहा है तो दैट वुड नॉट अमाउंट टू ऑफ़र। नेक्स्ट, एन इन्विटेशन टू ऑफ़र इज़ आल्सो नॉट ऑफ़र। अगर कोई पर्सन इन्विटेशन टू ऑफ़र कर रहा है, यानी कि जैसे उसने न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी, या फिर अगर कोई पर्सन डिस्प्ले शॉप पे अगर कोई चीज़ें लगी हुई हैं फॉर डिस्प्ले, तो वो जो होती है वो ऑफ़र नहीं होती, दैट्स जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। आप उनसे बात करके जाके दैट कैन बी एन ऑफ़र। बट अगर हम बात करें कि एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर या फिर कोई डिस्प्ले शॉप पे कोई चीज़ें लगी हैं वो ऑफ़र है, तो वो ऑफ़र नहीं है, इट्स जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफ़र। एन इन्विटेशन टू ऑफ़र इज़ नॉट एन ऑफ़र। देन जैसे कैटलॉग फॉर गुड्स हो गया, या प्रोस्पेक्टस होता है, इनवाइटिंग द पब्लिक टू द शेयर्स टू सब्सक्राइब द शेयर्स, वो सब जो है वो ऑफर नहीं होते, दीज आर जस्ट invitation to offer, something like that. Then next we have going to do essentials of valid offer. So first one is offer must be capable of creating legal relationships. तो अगर कोई भी पर्सन किसी को ऑफर दे रहा है तो उनकी इंटेंशन होनी चाहिए, वो ऑफर ऐसा होना चाहिए जो एक लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करे। लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना मतलब कि अगर सपोज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दी है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, तो आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट अगर एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म करेगा तो ही वुड बी लायबल टू द पेनल्टीज विच इज़ गिवन अंडर द एक्ट। तो अगर फॉर एग्जांपल ए जो है वो बी को इनवाइट कर रहा है फॉर डिनर, बी ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो हेयर अगर बी नहीं आता डिनर के लिए तो ए कांट liable him, A can't make liable him, A can't sue him for breach of contract, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए होते हैं और उनका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। एज देयर वाज अ केस ऑफ बेल्फर वर्सेस बेल्फर। तो इसमें क्या था कि जो मिस्टर बेल्फोर्ड थे, ही वॉज एम्प्लॉयड इन सेलॉन, तो एंड मिसेस बेल्फोर्ड जो कि उनकी वाइफ थी, वो बिकॉज ऑफ इल हेल्थ उनको अकम्पनी नहीं कर पाई थी, उसके साथ नहीं जा पाई थी, और वो जो थी वो इंग्लैंड में ही रही थी। तो यहाँ पे मिस्टर बेल्फोर्ड ने उन्हें प्रॉमिस किया था कि वो उसे हर मंथ कुछ अमाउंट भेजेगा। तो यहाँ पे जो मिस्टर बेल्फोर्ड था वो उसे भेज नहीं पाया था, तो मिसेस बेल्फोर्ड ने उसे स्यू किया था। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये चीज़ डिसाइड की थी कि इट वॉज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, इट वॉज नॉट अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ये जस्ट एक डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए एक
अग्रीमेंट या जो भी था, सो इट्स नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे जो मिस्टर बेल्फर है उसे स्यू नहीं किया जा सकता फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन सेकेंड वी हैव ऑफर मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वीक। अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर दे रहा है, अगर कोई पर्सन किसी को ऑफर दे रहा है तो वो सर्टन होना चाहिए, वो डेफिनेट होना चाहिए और वो वीक ऑफर नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ए बी को कहता है कि अगर सी ने डी से शादी कर ली तो मैं तुम्हें सर्टन अमाउंट ऑफ मनी पे करूँगा, तो इट्स नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इट्स नॉट अ वैलिड ऑफर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बताई ही नहीं गई कि कितनी देनी है। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट देगा, कब देगा, ये सब कुछ जो है वो डिसाइड नहीं हुआ है, तो टर्म्स जो है वो डेफिनेट नहीं है, तो इट वुड नॉट अमाउंट टू अ वैलिड ऑफर। सो इसी के रिगार्डिंग एक केस है टेलर वर्सेस पॉटिंगटन। तो इस केस में क्या हुआ था, ए ने अग्री किया था कि वो बी को जो अपना हाउस है वो रेंट पे दे देगा 3 साल के लिए। तो बी ने यहाँ पे कहा था कि वो उसके घर को ले लेगा और उसे रेंट भी दे देगा, लेकिन ही वांट कि वो उसके घर को रिपेयर करे एंड जो ड्राइंग रूम्स हैं उसे अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल रेनोवेट करवाए। तो यहाँ पे ये चीज़ हेल्ड हुई थी कि जो टर्म्स ऑफ द ऑफर हैं या टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सर्टन नहीं है। बिकॉज अगर रिपेयर करने की बात करें तो ठीक है, वो रिपेयर करना है, इट्स अ सर्टन टर्म, बट व्हाट इज अबाउट अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल। सो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल जो है वो कुछ सर्टन नहीं बताया गया। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट स्टाइल ए के लिए कुछ और हो सकता है, बी के लिए कुछ और हो सकता है, सी के लिए कुछ और हो सकता है। सो देयर इज नथिंग अबाउट सर्टन प्रेजेंट स्टाइल। So, court held that it's a vague term and it's not a valid contract and offer. Then offer must be communicated to the offer. अगर हम किसी को कोई ऑफ़र दे रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि वो ऑफ़र उसको कम्युनिकेट भी की जाए। अगर ए ने ऑफ़र दी है बी को उसकी गाड़ी खरीदने की या उसकी वॉच खरीदने की, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो बी को उसको कम्युनिकेट भी करेगा। अगर ये ऑफ़र दे रहा है और वो बी को कम्युनिकेट ही नहीं कर रहा, बी को पता ही नहीं है कि उसे ऐसी कुछ ऑफ़र मिली है, तो वो ऑफ़र कैसे वैलिड हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए ने बी को लेटर लिखी कि वो उसे अपनी कार बेचना चाहता है, वो 2 लाख रुपीज़ ना, उसने वो लेटर अपनी पॉकेट में रख ली या अपने किसी ड्रॉर में रख ली और वो लेटर कभी बी को पोस्ट ही नहीं की, तो ऑफ़र जो थी वो कभी कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी ऑफर को। तो जब कम्युनिकेट ही नहीं हुई जिस पर्सन को ऑफर देनी थी, तो दैट कांट बी वैलिड ऑफर। देन इसमें भी एक केस है दैट लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। तो इस केस में क्या हुआ था कि ए ने अपने सर्वेंट को बी को जो था उसे भेजा था क्योंकि उसका नेफ्यू गुम गया था, तो उसने कहा था कि तुम मेरे नेफ्यू को ढूंढ लाओ। तो बी जो था वो अपने मतलब ए के नेफ्यू को ढूंढने चला गया। तो बी के जाने के बाद ए ने अनाउंसमेंट की कि जो भी पर्सन मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसे मैं कुछ रिवॉर्ड दूंगा। तो बी इग्नोरेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट उसने उसके नेफ्यू को ढूंढते और उसे ले आया, और उसके बाद जब उसे पता चला कि ए ने ऐसी कुछ अनाउंसमेंट की है, देन ही आस्क्ड हिम फॉर रिवॉर्ड। तो यहाँ पे ये चीज़ कोर्ट ने हेल्ड की थी कि ये जो ऑफ़र थी वो कभी बी को कम्युनिकेट ही नहीं हुई थी, बी को कभी पता ही नहीं था इस ऑफ़र का, और उसने जो भी काम किया था वो इग्नोरेंस ऑफ दिस ऑफ़र किया था। तो जब ऑफ़र ही कम्युनिकेट नहीं हुई थी बी को, तो रिवॉर्ड का तो कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं होता है। सो दिस ऑफर वॉज ऑल्सो नॉट अ वैलिड ऑफर। देन नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन, ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को ऑफर कर रहा है तो उसकी जो इंटेंशन है वो यही होनी चाहिए कि जो सेकंड पर्सन है उसको असेंट दे। अगर सामने वाले का असेंट लेने के लिए ऑफर नहीं दी जा रही तो वो वैलिड ऑफर नहीं होगी। इवन इफ यू रीड द डेफिनेशन विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज ए, तो उसमें भी प्रपोजल में ये चीज़ कही है दैट ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर पर्सन। Then fifth we have offer must not contain any negative condition. अगर ए बी को ऑफर दे रहा है तो उसमें कोई भी नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव कंडीशन मीन्स कि अगर कोई सपोज ए बी को ऑफर देता है कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ for 50 लाख रुपीज़, और अगर तुमने मुझे 1 वीक के अंदर इसका रिप्लाई नहीं किया तो मैं यही समझूंगा कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो हियर ए इज़ गिविंग अ नेगेटिव कंडीशन इन द ऑफर।
तो ऐसे किसी को भी रिप्लाई करने के लिए जो है वो बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अगर किसी भी ऑफ़र में कोई भी नेगेटिव कंडीशन है इस टाइप की, तो दैट ऑफर वुड नॉट अमाउंट टू वैलिड ऑफर। देन नेक्स्ट वी हैव ऑफर में बी कंडीशनल। हाँ, अगर ऑफर में कोई पर्सन कुछ कंडीशंस को ऐड करना चाहता है तो देन ऑफर में बी कंडीशनल। फॉर एग्जांपल, ए बी को कहता है कि वो उसे अपने गुड्स बेचेगा, लेकिन उसे पेमेंट जो है वो एडवांस में चाहिए। सो ए जो है वो ऑफ़र करता है बी को अपने गुड्स सेल करने के लिए, लेकिन वो उसे कंडीशन रखता है कि एडवांस पेमेंट उसे करनी होगी। तो हियर offer is a valid offer and condition is also valid condition. So offer may be conditional. So guys, this was our concept of offer. I hope you'll get it. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, you can ask me in the comments. And अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो do like my video, do subscribe my channel for more such law videos. Thank you guys.